हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू का मतलब क्या होता है, बोनस इशू कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, बोनस इशू कैसे लाती है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। पहले तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बोनस इशू होता क्या है। तो बोनस का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो कंपनी कैसे देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, बिल्कुल फ्री देती है। किसको देती है? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे तो हमने देखा कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती इस दुनिया में, राइट? कोई भी चीज़ हमें फ्री नहीं मिलती। तो कंपनी बोनस शेयर्स को, कुछ शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस फ्री में क्यों दे देती है, देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको पता है जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी में फंड्स लगाते हैं, ठीक है? कंपनी में क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स लगाते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स ने क्या करा? फंड्स लगाए। शेयर होल्डर्स ने क्या करा? फंड्स लगाए। कितने? 100 करोड़ रुपए फंड्स लगाए। किसमें? एक्स लिमिटेड में। एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर्स ने 100 करोड़ फंड्स लगाए। अब ये 100 करोड़ जो फंड्स हैं कंपनी के पास आ गए। कंपनी क्या करेगी इससे? कंपनी इससे बिजनेस करेगी, ठीक है? अब कोई भी अगर कंपनी में पैसा लगाता है, अगर आप भी किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप क्या चाहोगे? कि वो कंपनी आगे अच्छे से बिजनेस करे, प्रॉफिट कमाए और बदले में मुझे कुछ दे, यही चाहोगे? कोई भी सपोज शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, 100 करोड़ रुपीस इस एक्स लिमिटेड में लगा रहे हैं कुछ शेयर होल्डर्स। अब इन लोगों ने पैसा क्यों लगाया? फ्री का पैसा इनके पास नहीं। क्यों पैसा लगाया इनके पास? इन कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसा क्यों लगाया? 100 करोड़ रुपीस क्यों लगाया? ताकि ये कंपनी आगे फर्दर बिजनेस करे और बिजनेस करके क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए। तो इस कंपनी ने भी क्या करा? आगे बिजनेस करा और बिजनेस करने के बाद इस कंपनी ने पैसा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। कितना? 20 करोड़ रुपए। कितना? 20 करोड़ रुपए, राइट? अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में फंड्स लगाते हैं फंड्स। उसके बदले में इनको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। फ्री में तो नहीं लगाएंगे ना पैसा। इनके बदले में इनको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए। रिटर्न कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को रिटर्न कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, फंड्स लगाया, उनके बदले में शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिविडेंड चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड चैप्टर, ठीक है? शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए बदले में? रिटर्न चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। लेकिन ये कंपनी कहती है, अब ये कंपनी ने बिजनेस करा, बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया? 20 करोड़ रुपए कंपनी के पास प्रॉफिट आ गया, राइट? अब ये 20 करोड़ रुपए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अभी हमने देखा ये कि शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? कंपनी डिविडेंड देगी। लेकिन शेयर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी संभालते हैं, डे टू डे बिजनेस करते हैं। तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा? ये बोला कि हम, ये जो पैसा आया हमारे पास डिविडेंड, ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया 20 करोड़ रुपीस का, ये हम प्रॉफिट वापस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना चाहते। क्या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने? कि हमारे पास, हमने इतनी मुश्किल से बिजनेस करा, इतनी मुश्किल से बिजनेस करा, फिर उससे कुछ प्रॉफिट कमाया हमने 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ रुपए हम डिविडेंड, एज अ डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर्स को, तो हमारे पास क्या बचेगा? कंपनी के पास क्या बचेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं ये जो 20 करोड़ रुपीस है, हमारा जो प्रॉफिट है, वो हम शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, वो हम बिजनेस में ही वापस इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस में ही वापस इन्वेस्ट करेंगे। बट शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड चाहिए, नहीं तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि कंपनी कैसी है, हमने एक तो फंड लगाए और ऊपर से हमें डिविडेंड भी नहीं दे रही, रिटर्न भी नहीं दे रही है, तो गलत बात है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक तरीका सोचा
क्या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि हम शेयर होल्डर्स आपको हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपको क्या करेंगे, कुछ शेयर्स दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोला कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर्स को कि देखो हमारा 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको डिविडेंड ना देकर क्या देंगे, हम आपको शेयर्स दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसके बदले में शेयर्स ले लेना, लेकिन उसके बदले में आप हमें 1 रुपया भी मत देना। ठीक है, ये बोल दिया कि आप हमें बिल्कुल भी पैसे मत देना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आपके पैसे हैं, और जो आपने पैसे दिए थे उससे हमने प्रॉफिट जनरेट करा, दैट इज 20 करोड़ रुपीस। जो 20 करोड़ हमने प्रॉफिट जनरेट करा वो भी आपके पैसे से जनरेट करा है, तो इनडायरेक्टली ये 20 करोड़ रुपीस भी आपका ही प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हम 20 करोड़ रुपीस का आपको डिविडेंड ना देकर हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, आप उसके बदले में हमें पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आपके 20 करोड़ रुपीस है। ठीक है, और ये जो 20 करोड़ रुपीस है ना, वो क्या बन जाएगा, हमारा एज अ कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। समझ आया एग्जाम्पल? क्या एग्जाम्पल में बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके कंपनी ने क्या करा, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और बोला कि जो प्रॉफिट है 20 करोड़ का, वो प्रॉफिट क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल बन जाएगा। तो इसलिए बोनस इशू को क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बोला जाता है, कि जो हमारा प्रॉफिट था उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, ये था बोनस इशू का कंसेप्ट, कि बोनस इशू का जन्म कहाँ से हुआ, बोनस इशू आया कहाँ से। सिंपल, इतना क्लियर हो गया आप सबको कि बोनस इशू आया कैसे। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले देखना पड़ता है कि वो टॉपिक आया कहाँ से है, उसका बर्थ कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस इशू आया कहाँ से है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरीके की कंपनीज है, एक लिस्टेड कंपनी और दूसरी अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी वो होती है जिस कंपनी के शेयर्स क्या हैं, लिस्ट हैं किस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स कहाँ पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वेदर एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो आप लोगों को पता होगा, हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, सिक्योरिटी लॉ में, प्रोफेशनल में पढ़ा है, कॉर्पोरेट फंडिंग में, राइट। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे, वेदर इट इज एनएससी और बीएससी। सॉरी। और अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स लिस्ट नहीं है। ठीक है, शेयर्स लिस्ट कैसे कराते हैं, एक हमारा चैप्टर है एलओडीआर 2015, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015, एक ये चैप्टर है हमारा। इसमें पढ़ाया जाता है कि हम हाउ टू लिस्ट योर शेयर्स, लिस्ट कैसे कराएंगे, क्या क्या हमें कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या क्या हमारे पे रेगुलेशंस लगेंगी, लिस्ट कराने के बाद हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये सब। लिस्ट कराने के लिए कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एलओडीआर फॉलो करना पड़ेगा। जो भी कंपनी एलओडीआर फॉलो करके अपने शेयर्स को लिस्ट करा देती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी शेयर्स लिस्ट नहीं कराती उसको क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी भी बोनस शेयर्स ला सकती है और अनलिस्टेड कंपनी भी बोनस शेयर्स ला सकती है। जब लिस्टेड कंपनी बोनस शेयर्स लाएगी तो उस पर क्या लगेगा, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या लगेगा, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, और साथ साथ आईसीडीआर रेगुलेशंस भी अप्लाई होंगी। क्या अप्लाई होंगी, आईसीडीआर रेगुलेशंस। ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनी अगर बोनस शेयर्स लाएगी, बोनस इशू लाएगी, तो उस पर सेक्शन 63 तो अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट का, लेकिन आईसीडीआर अप्लाई नहीं होगा। सिंपल। तो हमें ये समझ आया कि दो तरीके की कंपनी बोनस शेयर्स ला सकती है, एक तो लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। अच्छा, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, हम लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक की बात नहीं कर रहे। प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रही हूँ। लिस्टेड कंपनी अगर बोनस शेयर्स लाएगी, बोनस इशू लाएगी, तो उसको सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, साथ साथ आईसीडीआर की रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। अनलिस्टेड कंपनी अगर बोनस इशू रहेगी तो उसको सेक्शन 63 तो कंप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आईसीडीआर कंप्लाई उसको नहीं करना पड़ेगा। सिंपल। लेकिन हमें पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा ना,
सेक्शन 63 भी और ICDR भी। तो देखते हैं कंडीशंस फॉर बोनस इशू। बोनस इशू लाने के लिए क्या कंडीशन है। पहले तो हम देखेंगे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट देखो, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो और चाहे अनलिस्टेड हो। तो मतलब कंपनीज एक्ट तो दोनों के ऊपर लगेगा। ICDR लगेगा या नहीं लगेगा वो चेक करना पड़ेगा, कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड। तो अभी मैं कंपनीज एक्ट के बारे में बातें कर रही हूँ। सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 क्या बताता है, कंडीशंस फॉर बोनस इशू। क्या ये सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 किस पे लगेगा, लिस्टेड पे या अनलिस्टेड पे, दोनों पे लगेगा, लिस्टेड पे भी लगेगा और अनलिस्टेड पे भी लगेगा। तो क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशंस फॉर बोनस इशू क्या है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। कौन सी पावर होनी चाहिए, बोनस शेयर्स इशू करने की। अगर पावर नहीं है तो क्या करो, अमेंड कर लो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर लो एज पर सेक्शन 12 एंड 13। एज पर सेक्शन 12 एंड 13 आर्टिकल्स को क्या कर लो, अमेंड कर लो। तो फर्स्ट कंडीशन इज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए बोनस शेयर इशू करने की। अगर पावर नहीं है तो अमेंड कर लीजिए अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे बाय पासिंग BR। अगर हमें बोनस शेयर्स लाने, अगर किसी भी कंपनी को बोनस शेयर्स लाने तो क्या करना पड़ेगा, BR पास कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, BR पास कराना पड़ेगा। थर्ड, शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर से भी पास करवाना पड़ेगा। लेकिन कब, इफ AOA प्रोवाइड्स, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, क्या लिखा है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर्स लाएगी तो कंपनी को शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। अगर ये बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी है तो कंपनी को शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कंपनी को शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। समझ आया। BR तो ऑलवेज पास करेगी कंपनी, कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन तो ऑलवेज पास करेगी, बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी को अगर बोनस शेयर्स लाने हैं, बोनस इशू लाना है, तो कंपनी को शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी बाय पासिंग OR, अदरवाइज कंपनी को OR पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है, कंपनी नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट और डिबेंचर। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना करा हो किसमें, इंटरेस्ट पे करने में और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में, किसका, डिपॉजिट का और डिबेंचर का, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा हुआ है किसमें, इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में, डिपॉजिट का और डिबेंचर का, तो कंपनी बोनस इशू नहीं ला सकती। अगर बोनस इशू लाना चाहते हो तो इसको पेमेंट कर दो, डिफॉल्ट अपना खत्म कर दो। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है डिपॉजिट में और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है। डिपॉजिट और डिबेंचर दोनों ही लोन होते हैं, डिपॉजिट और डिबेंचर दोनों ही क्या होते हैं, लोन होते हैं। लेकिन डिपॉजिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, बट डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिंपल। तो कंपनी को डिफॉल्ट ना करा हुआ इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ डिपॉजिट और डिबेंचर। सिंपल है, आसान है, मुश्किल थोड़ी है। फिफ्थ कंडीशन क्या है, नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे PF, ग्रेचुटी, ये सब पेमेंट करने में कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करा हो। अगर डिफॉल्ट करा हुआ है तो कंपनी बोनस इशू नहीं ला सकती। आपको ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आप बोनस इशू ला सकते हो, कंपनी तभी बोनस इशू ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्स्थ, बोनस शेल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। क्या मतलब है इसका। अच्छा, कंपनी ने बोल दिया, सपोज कंपनी ने ना डिक्लेयर कर दिया कि मैं क्या दूंगी शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड दूंगी। कंपनी ने क्या बोला, मैंने, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कहाँ करते हैं, कंपनी ने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड कि हम आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो अब कंपनी बोल सकती है क्या कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे, हम आपको क्या देंगे,
बोनस शेयर देंगे, ऐसा कंपनी बोल सकती है? नहीं बोल सकती। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो डिविडेंड की जगह कंपनी बोनस नहीं दे सकती। लेकिन हाँ ये भी बोल सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी दे रही हो आपको, बोनस भी दे रही हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बोल दिया कि हमने डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, अब हम डिविडेंड की जगह आपको क्या देंगे, बोनस देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल। तो 6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कहाँ लिखी है, सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 में लिखी है। बोनस इशू करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आसान है 6 कंडीशन। अब बारी आ गई आईसीडीआर। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। आईसीडीआर रेगुलेशन कहाँ लिखी है, कंडीशंस कहाँ लिखी है बोनस इशू के लिए, रेगुलेशन 293। रेगुलेशन 293 में कंडीशंस लिखी है बोनस इशू लाने के लिए। अब ये किसको फॉलो करना पड़ेगा, आईसीडीआर सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनी को आईसीडीआर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 कंडीशंस है, क्या क्या, आर्टिकल में पावर सेम है ये तो। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, फोर्थ कंडीशन सेम है। फोर्थ कंडीशन क्या है, कंपनी नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट, सेम कंडीशन। थर्ड पॉइंट, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है, कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा ऑन रीपेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, ये भी सेम है, कितना आसान है। फोर्थ कंडीशन क्या है, ऑल एग्जिस्टिंग शेयर शेल बी फुली पेड अप। ये क्या बोल रहा है पॉइंट, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी बोनस इशू लाना चाहती है तो उसके जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जो ऑलरेडी कंपनी शेयर इशू कर चुकी है, और जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो क्या होने चाहिए, सारे फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। अगर पार्टली पेड अप है तो आप बोनस इशू नहीं ला सकते हो। कौन, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के पार्टली पेड अप है तो ला सकते हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी तो ला सकते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप बोनस इशू लाना चाहते हो तो अपने पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या करो, फुल्ली पेड अप करो, सिंपल। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब होता है भगोड़ा। क्या मतलब होता है, भगोड़ा। ऐसा पर्सन जिसने लोन लिया था इंडिया से और वो लोन रीपे नहीं कर पाया और देश छोड़ के चला गया, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जैसे कि विजय माल्या। विजय माल्या क्या था, लोन लिया उसने बहुत सारी कंपनीज, उसने इंडिया से लोन लिया, बहुत सारे बैंक से लोन लिया, और क्या कर पाया, रीपेमेंट नहीं कर पाया, और क्या कर गया, वो यहाँ से भाग गया, इंडिया से भाग गया, और वो क्या माना जाएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाएगा। ठीक है, इजी है कंडीशंस। आगे बढ़े, नेक्स्ट रेगुलेशन 294। ये रेगुलेशन किसकी है, आईसीडीआर की। आईसीडीआर 2018 की रेगुलेशन है। रेगुलेशन नंबर 294 क्या बोलता है, हमें रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एक्स लिमिटेड। इस कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, और इस कंपनी के 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं। क्या है, 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, जो आगे जाके एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। ठीक है, तो समझ आ गया एग्जांपल, कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, जो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, 5,000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, 5,000 इक्विटी शेयर्स में ये कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब कंपनी क्या करना चाहती है, बोनस इशू लाना चाहती है। बोनस इशू लाना चाहती है, कितना, 1:1 का बोनस इशू कंपनी लाना चाहती है। 1:1 का मतलब क्या है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स को 1 लाख बोनस शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब कंपनी 1:1 का इक्विटी बोनस इशू लाना चाहती है तो कंपनी को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए भी रिजर्वेशन करना पड़ेगा। कितना रिजर्वेशन करना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए कंपनी को रिजर्वेशन करना पड़ेगा। कितने शेयर्स का, 10,000 या 5,000, 5,000, क्योंकि बोनस शेयर्स किसका होता है, बोनस इशू हमेशा इक्विटी शेयर का होता है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे, 5,000 उसको इक्विटी शेयर मिलेंगे, साथ साथ इस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को 5,000 क्या मिल जाएंगे, बोनस शेयर्स।
बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन करना पड़ेगा। 5,000 अलग से बोनस शेयर्स किसके लिए रखने पड़ेंगे, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो पेंडिंग है, अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उनको क्या दे देगी कंपनी, ये 5,000 बोनस शेयर्स दे देगी जो कंपनी ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हुए हैं। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। रेगुलेशन 294 सब रेगुलेशन 3, रेगुलेशन लिख लेना यहाँ पर, रेगुलेशन 294 सब रेगुलेशन 3 कि बोनस इशू कहाँ से करते हैं, बोनस इशू कैसे करते हैं, आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स। कहाँ से करते हैं, फ्री रिजर्व से करते हैं, मतलब स्पेसिफिक रिजर्व से नहीं करते, हमेशा फ्री रिजर्व से करते हैं। देखो बच्चों, रिजर्व्स तो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्री और एक स्पेसिफिक। फ्री रिजर्व से हमेशा हम बोनस शेयर इशू करते हैं, और साथ साथ सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, बोनस इशू ला सकते हैं। तो दो तरीके हो गए बोनस शेयर इशू करने के, आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स एज वेल एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। किसी और तरीके का रिजर्व हम यूज़ नहीं कर सकते। सपोज डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिजनेस फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं यूज़ कर सकते, इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं कर सकते, और जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व वो भी नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू लाने के लिए दो तरीके के रिजर्व यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से रिजर्व्स हैं वो, पहला तो फ्री रिजर्व्स और दूसरा सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सिंपल। आगे क्या लिखा है, रेगुलेशन 294 सब रेगुलेशन 4, बोनस इशू शेल नॉट बी मेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बोनस एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो हम बैकआउट नहीं कर सकती कंपनी, ये नहीं बोल सकती डिविडेंड की जगह हम आपको बोनस देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन 294 सब रेगुलेशन 5, बोनस इशू फॉर एसआर इक्विटी शेयर। एसआर इक्विटी शेयर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, एसआर इक्विटी शेयर होता क्या है। अभी के लिए ये समझ लो, एसआर इक्विटी शेयर वो होते हैं जैसे एक शेयर पे कितने वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट है, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोटिंग राइट। ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन को उसके पास एक शेयर है, मैंने उसको एक से ज़्यादा वोटिंग राइट दे दिए, सपोज मैंने उसको 6 वोटिंग राइट दे दिए एक शेयर पे, क्या बोला, आपके पास है तो एक शेयर लेकिन आपको वोटिंग राइट कितने मिलेंगे, 6 वोटिंग राइट मिलेंगे। तो जिस पर्सन के पास एक से ज़्यादा वोटिंग राइट है वो पर्सन कौन है, एसआर इक्विटी शेयर होल्डर, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर। एसआर मतलब स्पेशल राइट्स है उसके पास। क्या एक शेयर के बदले 6 वोटिंग राइट मिलते हैं, स्पेशल राइट्स नहीं है, ऑफ कोर्स स्पेशल राइट है। तो ये समझ लो एसआर इक्विटी शेयर कौन होता है, एसआर इक्विटी शेयर वो होता है जिस, एसआर इक्विटी शेयर होल्डर वो होता है ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं अदर देन शेयर होल्डर्स, जो और शेयर होल्डर है उनसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, उनको एसआर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है। और ये एसआर इक्विटी शेयर होल्डर, एसआर इक्विटी शेयर हमेशा प्रमोटर को इशू करा जाता है। किसको, प्रमोटर को। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा एसआर इक्विटी शेयर कौन होता है, जिसमें ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिलता है एज कम्पेयर टू अदर शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा, ये कंपनी है, इसका शेयर होल्डर, इसने प्रमोटर को क्या दे रखे हैं, 100 एसआर इक्विटी शेयर दे रखे हैं। कितने, 100 एसआर इक्विटी शेयर दे रखे हैं। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है, बोनस लाना चाहती है, कितना, 1:1 का। 1:1 का मतलब किसी के पास अगर 2 शेयर्स हैं तो उसको बोनस शेयर्स भी 2 मिलेंगे। ठीक है। तो अब ये एसआर इक्विटी शेयर होल्डर, कितने इक्विटी शेयर हैं इनके पास, 100 इक्विटी शेयर होल्डर तो हैं, चाहे स्पेशल राइट्स वाले हैं बट इक्विटी शेयर्स तो हैं, तो क्या इनको भी मिलेंगे बोनस शेयर्स, बिल्कुल मिलेंगे। तो कंपनी 1:1 ला रही है, तो मतलब बोनस 100 शेयर्स पे, ये 100 एसआर इक्विटी शेयर्स पे 100 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और वोटिंग राइट्स का क्या होगा, अब इसमें जो वोटिंग राइट्स था, सपोज एसआर इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितना वोटिंग राइट था, 6 वोटिंग राइट था, तो बोनस शेयर्स पे भी इनको 6 वोटिंग राइट ही मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस उनके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि बोनस शेयर, जब भी कंपनी बोनस इशू लाती है तो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी बोनस इशू देती है, बोनस शेयर्स देती है। और जो उनके पास ओरिजिनल शेयर्स वाले वोटिंग राइट थे, एसआर इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास कितने वोटिंग राइट थे, सपोज एक शेयर पे 6 वोटिंग राइट थे, तो बोनस इशू में भी उसको एक शेयर पे 6 वोटिंग राइट ही मिलेंगे। सिंपल है, आसान है ना। और जब व्हेन ओरिजिनल शेयर्स कन्वर्ट, जब ओरिजिनल शेयर्स को कन्वर्ट करा जाएगा, किसमें, नॉर्मल इक्विटी शेयर में। नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 6 वोटिंग राइट से वापस 1 वोटिंग राइट पे आ जाओगे। ठीक है। देन बोनस शेयर्स विल ऑल्सो बी कन्वर्ट, जब ओरिजिनल शेयर्स को कन्वर्ट करा जाएगा तब उसके साथ साथ बोनस शेयर्स भी कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल, ईजी है। आगे बढ़े। टाइम पीरियड फॉर बोनस इशू, बोनस इशू कब करते हैं, कुछ टाइम पीरियड तो होगा।
ठीक है, देखते हैं। व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली रिक्वायर्ड, मतलब जब जब हमें सिर्फ बीआर पास कराना है, ओनली बीआर, ठीक है, बीआर पास कराना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 15 दिन के अंदर बोनस इशू इम्प्लीमेंट। जब मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया, बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ पास कराते हैं, बोर्ड मीटिंग में पास कराते हैं। बोर्ड मीटिंग में कौन आते हैं, डायरेक्टर्स। जब मैंने डायरेक्टर से बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया, उसके 15 दिन के अंदर मुझे बोनस इशू को इम्प्लीमेंट करना है। मुझे क्या करना है, बोनस इशू को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब जब जिस दिन मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया, उसके 15 दिन के अंदर बोनस इशू ले आओ, उसके 15 दिन के अंदर बोनस इशू कर दो, ठीक है। लेकिन जब मुझे बीआर के साथ साथ शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए, मतलब ओआर भी पास कराना है। और कब कराना पड़ता है शेयर होल्डर से ओआर पास, जब आर्टिकल बोलता है। अगर आर्टिकल बोलता है तो ही ओआर पास कराना है, अदरवाइज नहीं कराना, ठीक है। ठीक है, तो अगर कंपनी को बीआर के साथ साथ ओआर भी पास कराना है, तो कब कंपनी को बोनस इशू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखना जरा। बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी ने यहाँ पे पास कराया, उसके 2 महीने के अंदर कंपनी को जनरल मीटिंग भी बुलानी है और बोनस इशू भी इम्प्लीमेंट करना है। 2 महीने के अंदर क्या करना है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग क्या करेंगे बुला के, जनरल मीटिंग में ओआर पास कराएंगे शेयर होल्डर से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है, शेयर होल्डर पास करते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पे पास करेंगे, जनरल मीटिंग में पास करेंगे। तो जब कंपनी ने बीआर पास कराया, उसके 2 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना है, ओआर भी पास कराना है और साथ साथ बोनस इशू भी इम्प्लीमेंट करना है। तो मतलब बोनस इम्प्लीमेंट करने का टाइम क्या है, 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। जब सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए तो 15 दिन का टाइम है बीआर से, और जब बोर्ड रेजोल्यूशन साथ साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए तो 2 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ बीआर, ठीक है। एंड द लास्ट रेगुलेशन इज 295 सब रेगुलेशन 2। क्या बोलता है, अ बोनस इशू वंस अनाउंस कैन नॉट बी विड्रॉन। क्या मतलब कि एक बार कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है कि हम आपको अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, बोनस शेयर्स देंगे, तो मना नहीं कर सकती कंपनी कि हम नहीं दे रहे। सिंपल, दैट सॉल्व विद बोनस इशू। क्या आपको समझ में आ गया, श्योर? इतना ही था बस बोनस इशू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।